फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे कि शांत संस्कार का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम चर्चा करने वाले हैं 16 संस्कारों में से एक केशांत संस्कार के बारे में। हिंदू धर्म संस्कारों में केशांत संस्कार जो है एकादश संस्कार है, यानी 11वां स्थान आता है इसका। बालक का प्रथम मुंडन प्रायः पहले या तीसरे वर्ष में हो जाता है। ये बात हम लोगों ने पहले ही चर्चा की थी कि जब मुंडन संस्कार के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी तो उसके बारे में विस्तार से जाना था कि पहले वर्ष में या फिर तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार की प्रथा हमारे संस्कारों में, हमारे धर्म में आज भी है और वही प्रक्रिया हम लोग आज भी निरंतर फॉलो करते हैं। प्रथम मुंडन का प्रायोजन केवल गर्भ के केश मात्र को दूर करना होता है। उसके बाद इस केशांत संस्कार में भी मुंडन करना होता है, यानी दोबारा एक बार मनुष्य के जीवन में केशांत संस्कार होता है। उसके लिए पूरी तरीके से एक संस्कार का रूप दिया गया उस काम को, तो उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि ऐसा क्यों करते हैं और कब करते हैं। इस केशांत संस्कार के बाद, यानी जिससे बालक वेदारंभ तथा क्रियाकर्मों के लिए अधिकारी बन सके, अर्थात वेद वेदांतों के पढ़ने तथा याज्ञिक कार्यों में भाग ले सके, इसीलिए कहा जाता है या कहा गया है कि शास्त्रोक्त विधि से भली भांति व्रत का आचरण करने वाला ब्रह्मचारी इस केशांत संस्कार में सिर के केशों को तथा शमश्रु यानी दाढ़ी और मूछों के बालों को बनवा देता है, कटवा देता है। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का एक उपक्रम हुआ करता था। यानी अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब बच्चा जनेऊ के बाद हम लोगों ने यज्ञोपवीत समझा कि यज्ञोपवीत का वह समय होता है, वह संस्कार होता है जब कोई भी बालक जो है गुरुकुल में जाता है और वहां से वह भिक्षा मांग करके अपनी कमाई, अपना परिवार पालना, गुरु का परिवार पालना और उसके बाद गुरु से शिक्षा, वेदों का ज्ञान लेना, ये पुराना संस्कार, पुराना नियम हुआ करता था। फिर उसके बाद एक ऐसा पड़ाव, एक ऐसी स्टेज आती है जब गुरुकुल में भी उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, जब वह वापस फिर से एक बार अपने परिवार के पास लौटता है। तो जब गुरु के पास वो होता है और गुरुकुल में उसकी पढ़ाई पूर्ण हो जाती है, तो जब गुरु उसको वापस पुनः उसके घर भेज रहे होते हैं तो उस समय भी केशांत संस्कार कराते हैं। या इसको ये भी समझा जा सकता है कि ये वह लाइफ की ऐसी स्टेजेस हैं, जीवन के वो ऐसे स्थान हैं, ऐसे क्रम हैं जहां पर आप एक स्तर से निकल करके दूसरे, एक अवस्था से निकल करके दूसरी अवस्था में जा रहे हैं, क्योंकि आपका विद्यार्थी जो जीवन था वह समाप्त होता है, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसको हम ये भी मान सकते हैं कि ये एक दूसरा पड़ाव है जहां गृहस्थ आश्रम में जाने के पहले आपका केशांत संस्कार कराया जाता है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की साफ सफाई कर दी जाती है तथा उसे स्नान करा करके स्नातक की उपाधि दी जाती थी एवं उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा भी दी जाती थी। यानी जो पुराने समय में ग्रेजुएट होने की एक जो डिग्री हुआ करती थी, गुरुकुल से पढ़ के निकलने के बाद आपके मुंडन करा करके फिर आपका विवाह करके गुरु भेजते थे, या आप अपने परिवार में जा करके आपके परिवार की इच्छा से विवाह करते थे, ये पुराना संस्कार हुआ करता था। केशांत संस्कार जो है इसे भी शुभ मुहूर्त में ही किया जाता था। इस संस्कार में दाढ़ी बनाने के पश्चात उन बालों को या तो गाय के गोबर में मिला दिया जाता था या गौशाला में गड्ढा खोद करके दबा देने का नियम था अथवा किसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। इस प्रकार की क्रिया इसलिए की जाती थी ताकि कोई तांत्रिक उन बालों को अपनी तांत्रिक क्रिया के द्वारा नुकसान न पहुंचा सके, उस व्यक्ति को, उसके परिवार को या उसके गुरु को कहीं ना कहीं केंद्र बना करके उस पर कोई तंत्र कर्म, कोई नीच प्रकार की तांत्रिक क्रिया न कर सके। इस संस्कार के बाद गुरु को गाय दान दिया जाता था, यानी गुरु को गौदान करते थे। यह संस्कार शुभ मुहूर्त देख करके ही आयोजित किया जाता था। मुहूर्त का आकलन किस प्रकार किया जाता था, आइए इसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है नक्षत्र की। केशांत संस्कार उस मुहूर्त में किया जाता था जिसमें स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा,
हस्त, अश्विनी, पुष्य, मृगशिरा, रेवती, चित्रा और ज्येष्ठा, इनमें से कोई भी एक नक्षत्र मौजूद हो, इन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र की उपस्थिति में यह संस्कार आयोजित किया जाता था। आप भी इस संस्कार के लिए इन नियमों को अपना सकते हैं। अब बात आती है नक्षत्र के बाद तिथि की। कौन कौन सी तिथि में यह संस्कार किया जा सकता है? सबसे पहले द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी, इन तिथियों को इस संस्कार हेतु उपयुक्त माना जाता था। आज भी छात्र उपरोक्त नक्षत्र और तिथि का ध्यान करते हुए, वार और लग्न को देखते हुए पहली बार दाढ़ी बनाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा ये हो सकता है, बहुत शुभ संयोग हो सकता है। इसके बाद वार कौन से फेवरेबल हैं, वार यानी दिन कौन से फेवरेबल होते हैं, ये भी जान लेना चाहिए। इस केशांत संस्कार में वार के रूप में इस संस्कार के लिए सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को शुभ माना गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। लग्न कौन से इसके लिए बहुत उत्तम होते हैं, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। केशांत संस्कार के लिए मुहूर्त देखते समय लग्न का विचार करना भी बहुत आवश्यक होता है। इस संस्कार के लिए शुभ लग्न तब माना जाता था जबकि जन्म राशि और जन्म राशि से अष्टम राशि का लग्न ना हो, अर्थात इस संस्कार के लिए सभी लग्न शुभ माने जाते थे। सिर्फ जन्म राशि और उससे 8वीं राशि के लग्न का त्याग किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में आप लग्न का चयन कर सकते हैं और उसके अनुसार आप तिथि, वार और पक्ष देख सकते हैं। इसमें आप केशांत संस्कार कर सकते हैं। अब आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि केशांत संस्कार के लिए कौन कौन सी बातें निषेध बताई गई हैं, यानी कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। इस संस्कार के लिए चंद्र एवं तारा शुद्धि का विचार करना आवश्यक होता था। चतुर्थ, अष्टम एवं द्वादश का चंद्रमा होने पर चंद्रदोष होता है, अतः इनका त्याग किया जाता था। तृतीय, पंचम एवं सप्तम का तारा भी दोषपूर्ण होता था, अतः इनका भी त्याग किया जाए तो बहुत उत्तम होता है, ये सबसे अच्छा माना गया है।